छोटे गुरु को अपने साथ ले जाना ये दादी का प्लान था। वह गुरु और माया को नजदीक लाने के लिए यह सब कुछ कर रही थी। छाया, दादी, बड़ी दादी, कहानी तो अच्छी थी, अब हम सो जाएं? हाँ छोटे गुरु, अब सो जाते हैं। उधर गुरु के कमरे में माया रजाई में मुंह छुपाए दुबकी पड़ी थी और गुरु उसकी नादानी पर हंस रहा था। काफी देर तक जब माया ने रजाई से मुंह बाहर नहीं निकाला तो गुरु उसके पास गया और धीमी आवाज में पुकारा, बीबी सुनो तो, मुंह बाहर निकाल लो, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे तुम्हें सांस लेने में तकलीफ होगी। जब माया ने कोई जवाब नहीं दिया तो गुरु ने हल्के हाथों से रजाई मुंह के ऊपर से हटा दी तो मुस्कुरा उठा। बीबी तो गहरी नींद में है, बाल तितर बितर चेहरे पर फैले हैं। बालों को हौले से कान के पीछे कर रजाई को दुरुस्त किया, एक दिलकश निगाह माया के खूबसूरत चेहरे पर डाली और सोफे पर आकर पसर गया। कितने दिनों तक इस ठंड में ऐसे सोना पड़ेगा, क्या करूं? चुपचाप जाकर दूसरे कमरे से रजाई ले आऊं? ना ना, रहने देता हूँ, किसी ने देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। यूं ही कुछ देर अपने और माया के बारे में सोचता रहा। बीबी, क्या तुम कभी मेरी बन पाओगी? क्यों नहीं बन सकती तुम मेरी? क्या कारण है तुम मुझसे दूर दूर रहती हो? एक मैं हूँ, तुमसे बेपनाह मोहब्बत कर बैठा हूँ, और एक तुम हो। कमरे की सफेद दीवारों और सफेद पर्दों को कुछ देर खामोशी से घूरता रहा। क्या मेरी जिंदगी ऐसी ही खाली और बेरंग रहेगी या कभी रंगों से सराबोर होगी? माँ, क्यों गई तुम? क्यों गई मुझे अकेला छोड़कर? मेरी तकलीफ मेरे सिवाय कोई नहीं समझ सकता। क्यों माँ, क्यों? आंखों के कोर भीग गए और सोचते सोचते गहरी नींद में चला गया। रात को नींद में महसूस हुआ किसी की घुटी हुई चीखें कमरे में गूंज रही हैं, कमरे की खामोशी को विराम दे रही हैं। घबराकर उठ गया। क्या मैं कोई सपना देख रहा था? थोड़ी देर बाद फिर घुटी हुई चीखें सुनाई दी। वह चौंक कर बैठ गया, धीरे से उठा, टेबल लैंप जलाया तो हैरान रह गया। माया नींद में सिसक रही थी, हल्के हल्के चीख रही थी, सारा शरीर पसीने से सराबोर था। ये इसे क्या हुआ? वह घबरा गया और पलंग के पास पहुंचा। माया के होंठ कुछ कहने के लिए हिल रहे थे। वह हाथ पांव चला रही थी, जैसे छूटने की कोशिश कर रही हो। फिर अचानक चिल्लाई, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। गुरु ने पहले दो कदम पीछे हटा लिए, फिर दोबारा आगे बढ़ा, माया का हाथ थाम लिया। वह अभी भी नींद में कह रही थी, मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो, प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। उसने गुरु का हाथ कसकर पकड़ लिया। गुरु पलंग के किनारे पर बैठ गया, हैरानी से माया को देखता रहा। अपने एक हाथ से उसके चेहरे पर चमक रही पसीने की बूंदों को पोंछा। अचानक माया उठी और गुरु के गले लग गई, उसे कसकर पकड़ लिया और बड़बड़ाती रही, मुझे बचा लो प्लीज। गुरु के हाथ बरबस माया के बदन के चारों ओर कस गए, उसके माथे को चूमकर, मैं हूं ना बीबी, क्यों घबरा रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने माया को थोड़ा सा झंझोड़ा ताकि वो इस डरावने सपने की दुनिया से बाहर निकल सके। वह एक झटके से गुरु से अलग हुई और अगले ही पल गुरु की गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? गुरु परेशान हो गया, फिर मौके की नजाकत को समझते हुए, बीबी, मैंने तुम्हें जानबूझकर हाथ नहीं लगाया, तुम नींद में चिल्ला रही थी, तभी मैं तुम्हारे पास आया। अपना चेहरा साफ करो, पसीने से भीग चुका है। जैसे ही माया का हाथ अपने चेहरे पर गया, हाथ गीले हो गए। वह समझ गई, उसने फिर वही डरावना सपना देखा है। फिर गुरु को सॉरी कहा और चुपचाप करवट लेकर लेट गई। गुरु बेचारा फिर अपने सोफे पर पसर गया। अभी कुछ देर ही हुई थी कि माया बिस्तर से उठकर गुरु के पास आ गई। गुरु, मुझे बहुत डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊं? बीबी, तुम भी अजीब हो, इतनी जोर से थप्पड़ मुझे मार दिया और अब तुम्हें डर लग रहा है, कितनी अबूझ पहेली हो तुम। प्लीज गुरु, मैं यहाँ बैठ जाऊं? वह गुरु के साथ बैठ गई। अगर मुझ पर थोड़ा सा विश्वास करती हो तो कंबल में आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बेकार में ठंड लग जाएगी, दिसंबर चल रहा है, मैं नहीं चाहता तुम नए साल पर बिस्तर पर बीमारों की तरह लेटी रहो और मैं तुम्हारे आगे पीछे नौकर बना फिरता रहूं। यह सब गुरु ने जानबूझकर कहा ताकि माहौल कुछ हल्का हो जाए।
और माया नॉर्मल बिहेव करे। वह अभी भी उलझन में था कि पहले हुआ क्या और वह क्यों घबराई, उसने थप्पड़ क्यों मारा और अब यहाँ क्यों आई। बाबा, पागल हो जाऊंगा मैं। थोड़ी देर बाद में माया ऊँघने लग गई और गुरु के कंधे पर सिर टिकाकर सो गई। गुरु कुछ देर उसे देखता रहा। फिर जब इत्मीनान हो गया कि वो पूरी तरह सो चुकी है, उसे गोद में उठाया और बिस्तर पर सुला दिया। बीबी, तुम हो तो फूल की तरह नाजुक, हल्की फुल्की, थप्पड़ इतना जोर से कैसे मार लेती हो। जैसे उसे बिस्तर पर लिटाकर पलटने को हुआ, पाया माया ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा है और फिर से नींद में बड़बड़ा रही है। मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, मुझे बचा लो। वह फिर परेशान हो गया और वहीं माया के साथ बिस्तर पर बैठ गया। अब उसे ठंड महसूस हो रही थी। क्या मैं इसके साथ रजाई में बैठ जाऊं या नहीं? यार, बैठ जाता हूँ, वरना खुद बीमार हो जाऊंगा। मेरा हाथ इतना कसकर पकड़ा है कि जा भी नहीं सकता। इसे इस हालत में अकेला छोड़ भी नहीं सकता। गुरु को वहीं बैठे बैठे नींद आ गई। रात को महसूस हुआ किसी ने उसे जोर से पकड़ रखा है। आंखें खोलकर टेबल लैंप की मध्यम रोशनी में देखा तो माया ने उसकी कमर के चारों ओर बाहों को मजबूत घेरा बनाया था और उसके सीने पर सर रखकर बेफिक्री से सो रही थी। गुरु की तो जैसे धड़कन थम गई। आज की रात मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। ये लड़की जो छूने पर थप्पड़ मार देती है, मुझसे चिपक कर सोई है। भगवान, कुछ और भी मांगता तो वह भी मुझे आज मिल जाता। गुरु ने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में कस लिया और आंखें बंद कर लीं। उसकी एक आदत थी सुबह जल्दी उठना, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि माया उससे पहले जागे, कुछ गलत सोचे और फिर से उसका गाल और माया का हाथ हो। वह सुबह जल्दी उठा, माया के माथे को प्यार से चूमा, हल्के से उसका सिर अपने सीने से हटाकर सिराने पर रख दिया और बाथरूम में घुस गया। बाहर निकला तो माया अभी तक सोई हुई थी, सुकून की नींद थी। थोड़ी देर खड़ा होकर उसे देखता रहा। सुबह के 7 बजने को हो रहे थे। उसने खिड़की से पर्दे को हटाया। सूरज की किरणें सीधे माया के चेहरे पर पड़ी। वह कसमसाकर उठ गई। सामने देखा तो गुरु के बालों से पानी टपक रहा था। अरे, तुम सोते कब हो? सोते भी हो या इतनी जल्दी नहा भी लिए? कौन कमबख्त सोता है? एक रात इस सोफे पर लेट कर देखो तुम। कसम खाता हूँ बीवी, मेरा नाम बदल देना अगर तुम्हें चैन की नींद आए तो। वह रात की कोई बात माया से नहीं कर रहा था। डर था कहीं फिर से घबरा ना जाए। माया को शर्मिंदगी महसूस हुई। शायद गुरु सही कह रहा था। वह पिछले 8 दिनों से सोफे पर किस तरह सोता था। 6 फीट का इंसान कैसे इस पर पूरा आ सकता है। उसने शर्म के मारे अपनी आंखें झुका लीं। बीवी, कोई बात नहीं, मुझे आदत हो चुकी है। तुम शर्मिंदा मत हो। फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ। अभी दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि रानी माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला तो पाया कॉफ़ी के मग तैयार थे। रानी माँ, आपने क्यों? मैं आ जाता। कोई बात नहीं बेटा। और हमारी लाडू किधर है? बिस्तर पर नज़र डालकर, दादी के पास सो रही है और माया नहाने गई है। तब तो कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। कोई बात नहीं रानी माँ, मैं गर्म कर लूँगा, आप जाइए। दादी भी तो उठ गई होंगी, उन्हें भी तो चाय चाहिए होगी। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ। माया नहाकर आ गई थी और गुरु भी कॉफ़ी दोबारा गर्म करके ले आया था। तुम मुझे शर्मिंदा क्यों करते हो? मैं खुद कर लूँगी। कल से कॉफ़ी मैं लाया करूँगी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरा काम करो। ठीक है बीवी, जैसी तुम्हारी मर्जी। मगर सुनो, ये जो तुमने कमरे का कचरा बना रखा है, तुम्हारा सारा सामान जो बाहर फैला हुआ है, उसे दुरुस्त करो। कमरे में इतनी बड़ी अलमारी है, वहाँ पर अपना और मेरी गर्लफ्रेंड का सामान जमा हो। कमी पड़ती है तो मेरे वाले हिस्से में भी रख सकती हो, मगर प्लीज़ थोड़ी सफाई रखना। माया गुरु को घूर कर, ठीक है, कर दूंगी। गुरु थोड़ी हिम्मत करके, एक बात पूछूं, तुम रात को घबरा क्यों गई थी? माया को रात के वाकये का ध्यान हो आया। उसके जेहन में सिर्फ एक चीज गूंजी, गुरु को जोर का थप्पड़, उसका हाथ और गुरु का गाल। सॉरी, वो नींद में गलती से हो गया था। माया ने सिर झुकाकर जवाब दिया। भगवान कसम,
तुम्हारी ये गलतियां मेरे गाल को बहुत भारी पड़ रही हैं। वैसे तुम्हें यह गलती दोहराने में क्या मजा आता है? गुरु मस्करी करते हुए। गुरु, देखो अपनी बकवास बंद करो। जब मैंने सॉरी बोल दिया है तो ज्यादा भाव मत खाओ। अरे वाह, तुमने सॉरी बोल के कौन सा बड़ा एहसान कर दिया मुझ पर। और ये भाव मैं नहीं खाता। मुझे साधारण खाना खाना पसंद है, ऐसी ऊट पटांग चीजें नहीं। तुमसे बात करना ही बेकार है। सड़े हुए गैंडे, मुंह बंद करो अपना बीबी। मेरा मुंह, मेरी मर्जी। तुम्हें तकलीफ हो रही है तो अपने कान बंद करो, समझे तुम? माया आंखें घुमाते हुए बोली। अभी उनकी बहस चालू ही थी कि छाया दौड़ती हुई आ गई। मम्मा, बॉयफ्रेंड और गुरु की गोदी में चिपक गई। और मेरा बच्चा, मम्मा के बगैर नींद आ गई आपको? माया उसे प्यार करते हुए। आपने दादी को तंग तो नहीं किया? मुझे ना बड़ी दादी के साथ मजा आ गया। मैं एक दिन आपके साथ सोऊंगी और एक दिन बड़ी दादी के साथ। ऐसा क्यों गर्लफ्रेंड? वो ना, बड़ी दादी ने बोला कि तुम्हें छोटा भाई या बहन चाहिए तो ऐसा करना होगा। माया ये सुनकर चेंप गई और गुरु के चेहरे पर शरारती मुस्कान तैर गई। माया उठकर, मैं जा रही हूँ किचन में। आज से तुम घर में नाश्ता करके जाओगे, समझे? जी महारानी, समझ गया। आप जाइए, हम आपकी राजकुमारी को नहलाकर आ जाते हैं। और गुरु छाया को लेकर बाथरूम में घुस गया। नाश्ते की टेबल पर सुबह नाश्ता परोसते हुए, तो जीजी, रात को मस्त नींद आई होगी तुम्हें और गुरु भाई को। दादी, ऐसा क्यों सुबी? अरे दादी, तुम भी ना सठिया गई हो। छुटकी तो तुम्हारे पास थी ना, समझ भी जाओ अब। सुबी, तुम हुक्म चलाया कर, रानी माँ ने कहा। यह सब सुन गुरु मुस्कुरा रहा था और माया गुस्से में सिर झुकाए चुपचाप नाश्ता कर रही थी। जाते समय गुरु, दादी अपनी लाडली बहू को कह देना कमरा आज मुझे साफ सुथरा चाहिए। माया, अगर नहीं साफ किया तो क्या कर लोगे तुम? निकलो यहाँ से, बड़े आए थे हुक्म चलाने वाले। दादी और रानी माँ इस नोक-झोंक का पूरा स्वाद ले रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। माया कमरा साफ करने चली गई और रानी माँ, दादी और छाया लॉन में धूप सेकने। सर्दियों की गुनगुनी धूप का जायका ही कुछ और होता है। रानी ने चटाई लगाकर छाया के खिलौने वाली टोकरी वहां उड़ेल दी और छाया खेलने में मस्त और व्यस्त हो गई। माया कमरे में सामान जमाते हुए, मानना पड़ेगा पहलवान सफाई का बड़ा ध्यान रखता है। उसने जैसे तैसे अलमारी में अपना और छाया का सामान जमा दिया। दोपहर हो आई, थक कर पलंग पर बैठ गई। अरे, इस खड़ूस की अलमारी तो देखूं। उठकर अलमारी खोली, हैरान रह गई। इतनी सफाई तो लड़कियां भी नहीं करती। एक एक चीज सिलसिलेवार रखी हुई थी। छी, मैं कितनी गंदी हूँ। ठीक कहता है गुरु। मैं सच में कमरे को कचरागढ़ बना डाला। तभी नजर अलमारी के कोने पर पड़ी। एक चाबी रखी हुई थी, खालिस नवाबी छल्ला लगा था। थोड़ी देर ध्यान से उसे देखती रही, फिर सोचा ये चाबी कहीं साथ वाले कमरे की तो नहीं है, जो शायद हमेशा बंद रहता है। उधर गुरु रेस्टोरेंट में अपने केबिन में। आखिर ये कैसा रहस्य है? माया नींद में क्यों डर रही थी? वो बार बार हाथ क्यों उठाती है? क्या मैं पता करूं? नहीं, ये गलत होगा। और मैं कब से ऐसा सोचने लगा। जब तक बीवी मुझे खुद नहीं बताएगी, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। विश्वास किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है और मैं माया का विश्वास नहीं तोड़ सकता। बीवी है वो मेरी, और सबसे बड़ी बात, मैं प्यार करता हूँ उससे। फिर कुछ सोचकर उठा, घर हो आता हूँ। घर पर माया काफी देर तक कुछ सोचती रही, फिर चाबी उठाई और साथ वाले कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी दरवाजे पर लगा ताला खोलने ही वाली थी कि किसी ने उसे पीछे की तरफ खींचा और एक जोरदार चांटा जड़ दिया। ये गुरु था। वो हक्की बक्की रह गई। एक ही पल में ये क्या हो गया? सुबह वहां से गुजर रही थी, उसने ये सब देखा और नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। गुरु चिल्लाया, बीबी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे को खोलने की? तुम होती कौन हो? गुरु, सुनो तो। वो मुझे मुझे कुछ नहीं सुनना। और वो कुछ सुने बगैर गुस्से में वहां से चला गया। नीचे से दादी सुबी के साथ ऊपर आ रही थी। गुरु दादी से टकराया। दादी, गुरु बेटा सुनो तो। वह कुछ सुने बगैर वहां से चला गया। माया दौड़ते हुए आई। गुरु, मेरी बात तो सुनो।
रहने दे गुरु की बहू, वो नहीं रुकेगा, उसे जाने दे। जब गुस्सा शांत होगा खुद घर आ जाएगा, उसे थोड़ा समय दे। मगर दादी, ऐसा क्या कर दिया मैंने? पहले मुझे तू बता, ज्यादा जोर से तो नहीं मारा उसने? दादी, थप्पड़ को छोड़ो, मुझे मार से फर्क नहीं पड़ता, मगर वो इतना गुस्सा क्यों हो गया? तू चल मेरे साथ, गाल की सिकाई कर दूं और तुझे सब बताती हूँ। बीवी है तू उसकी, तुझे सब जानने का पूरा हक है। सुबह रानी को कह छोटे गुरु को खाना खिलाकर सुला दे, और तुम लोग भी खा लो। मैं और गुरु की बहू बाद में खा लेंगे। दादी माया को अपने कमरे में ले गईं। गाल पर पड़े निशान को देखकर बहुत जोर से मारा उसने। उसे कभी गुस्सा नहीं आता, मगर तुमने उसकी दुखती रग को छेड़ दिया। गाल की सिकाई करते हुए दादी ने कहा। कौन सी दुखती रंग दादी? उसकी माँ पुत्र। गुरु की माँ तेरे दादा मतलब गुरु के दादा की दोस्त की बेटी थी। एक दुर्घटना में उनके पूरे परिवार की मौत हो गई। बची तो सिर्फ सुमिता, गुरु की माँ। उस वक्त वो 17 वर्ष की थी। गुरु के दादा उसे अपने पास ले आए, और जब वो 18 की हुई तो भरत, गुरु के पिता से उसकी सगाई कर दी। भरत को पढ़ने के लिए मुंबई भेजा गया। जब वो पढ़ाई पूरी करके आएगा तो दोनों की शादी कर देंगे, ये सोचा था हमने। गुरु के दादा ने सारी जायदाद मेरे और सुमिता के नाम कर दी कि कहीं भरत कल को मुकर ना जाए। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो आया तो तेरे दादा ने उस पर शादी का दबाव डाला। पहले तो नानुकर करता रहा, फिर जब वसीयत का पता चला तो मान गया। शादी के 2 हफ्ते बाद वो वापस चला गया। जब काफी समय तक वापस नहीं आया तो पता चला वहाँ उसने प्रतिभा से शादी कर ली थी। तभी वो शादी से नानुकर कर रहा था, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था। वो तो नशे की हालत में प्रतिभा समझकर उसने सुमिता से संबंध बना लिया था, जिस वजह से वो गर्भवती हो गई। गुरु के दादा भरत की सच्चाई जानकर सदमे में चले गए और नहीं बचे। जब गुरु पैदा हुआ तब भरत आया था, और गुरु की माँ ने भोलेपन में आधी जायदाद भरत के नाम कर दी। ऐसी थी वो बहुत भोली। जो हवेली अब तुमने खरीदी है, गुरु की माँ ने आखिरी सांसें वहां ली थी। जब वो कैंसर से मरी तो गुरु केवल 2 साल का था। सुमिता की मृत्यु के मात्र 1 महीने बाद भरत प्रतिभा को लेकर आ गया। पहले 1-2 महीने तो वो सबके साथ ठीक रही, फिर अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। इस हवेली में सुमिता की जितनी भी निशानियां और यादें थीं, सब हटा दी गईं। सोच बहू उस वक्त उस छोटे बच्चे के भोले मन पर क्या गुजरती होगी जब वो ये सब होते हुए देखता। मैं उस वक्त खामोश रही। डर था वो लोग गुरु को कुछ ना कर दें। मेरा बच्चा टूटता रहा, मैं कुछ ना कर पाई। सच जब पता चला, देर बहुत हो गई थी। सुमिता ने जो आधी प्रॉपर्टी भरत के नाम करी थी, उसमें गुरु भी हिस्सेदार था। गुरु के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो जो कमरा बंद रहता है, उसमें गुरु की माँ की यादें हैं। वो अपने सिवाय किसी को वो कमरा खोलने नहीं देता है, और किसी को वहां जाने की इजाज़त भी नहीं देता है। तुमने उस कमरे को खोलने की कोशिश करी, तभी वो गुस्सा हो गया। दादी ने सब सुनाते वक्त एक ठंडी आह भरी। ये सब सुन माया सिर नीचे कर आंसू बहा रही थी। इतना दर्द है उसकी जिंदगी में। अरे पुत्र, तू रोती क्यों है? तुझे थोड़ा ना पता था वो ठीक है और गुस्सा शांत होते ही घर आ जाएगा। फिर मना लेना उसे, बहुत जल्दी मान जाता है। तभी तो भरत और प्रतिभा को भी अपना लिया, जानते हुए भी कि प्रतिभा उसे सिर्फ नफरत करती है। दादी, मगर मगर वगर कुछ नहीं। अब तो तुझे सब पता है। सब ठीक कर देगी तू, मुझे पता है। दादी, मन में माफ करना मेरी बच्ची, कुछ छुपा गई तुझसे। वक्त आने पर वो भी बता दूंगी। चल खाना खाते हैं। रात के 10 बज गए थे। गुरु अभी तक नहीं आया था। छाया सो चुकी थी, और माया बेचैन होकर गुरु का इंतजार करते करते सोफे पर सिर टिकाए बैठी थी। गुरु ने खामोशी से कमरे में कदम रखा। नजर सोई हुई छाया पर पड़ी। मुस्कुराहट आ गई। फिर सोफे पर ऊँघ रही माया को देखा। ओह, गाल पे इतना गहरा निशान! ये मैंने क्या कर दिया? क्यों हाथ उठाया इस पर? इसकी क्या गलती थी? दिल में एक दर्द सा हुआ। उसके पास पहुंचा और गाल को प्यार से छू लिया। छुअन का एहसास होते ही माया उठ गई और गुरु के गले लगकर, आ गए तुम? कहाँ थे अब तक? इतना परेशान क्यों करते हो मुझे? जैसे ही गुरु ने माया के गाल को छुआ वो जाग गई, और गुरु के गले लगकर बोली,
कहाँ थे तुम अब तक? क्यों परेशान करते हो इतना मुझे? बेचारा गुरु खुद परेशान। इस आफत को क्या हो गया है? खुद मेरे गले लग रही है। फिर खुद को संयत करके बोला, बीबी, छोड़ोगी मुझे? इतना कसकर गले लगाओगी तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। माया एक झटके से गुरु से अलग हुई और सिर झुकाए हुए, मुझे माफ कर दो। मुझे बिल्कुल पता नहीं था और मुझे तुमसे पूछे बगैर ये नहीं करना चाहिए था। तुम माफी क्यों मांग रही हो? गलत तो मैं हूँ। मुझे पता था कि तुम नहीं जानती, फिर भी मैंने पता नहीं क्यों गुस्से में आकर। गुरु, रहने दो अब। पता है मैं कितना डर गई थी। तुम कहाँ चले गए थे? गुरु उसके गाल की तरफ इशारा करते हुए, बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं, तुम्हारे अंदर जो दर्द भरा पड़ा है उसके आगे कुछ भी नहीं। बीबी, तुमने खाना खाया? नहीं। और तुमने? मैंने भी नहीं। तुम बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। माया ये कहकर चली गई। गुरु जब तक फ्रेश होकर बाहर आया, माया खाना लेकर आ गई थी। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। तो तुम्हें दादी ने अब तक सब कुछ बता दिया होगा? गुरु ने पूछा। हाँ, मगर तुम ऐसे क्यों हो? इन सब ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया और तुम्हें पता है बीबी, पापा काफी बदल गए हैं और उम्मीद करता हूँ छोटी माँ भी समय के साथ बदल जाएंगी। वो थोड़ी देर गुरु को देखती रही। फिर, आज तुम अपनी राजकुमारी के साथ सोना। मैं देखना चाहती हूँ पहलवान इस सोफे पर कैसे सोता है। पागल ना बनो, चुपचाप अपनी जगह पर जाओ। प्लीज गुरु, प्लीज मान जाओ। देख लो, फिर ना कहना मैं वापस सोफे पर सोने नहीं आऊंगा। नहीं बोलूंगी पहलवान। गुरु छाया के साथ रजाई में पसर गया। वाह, आज सुकून की नींद आएगी। आंखें बंद कर ली थी, मगर चुपके चुपके कनखियों से माया की हालत का मजा ले रहा था। काफी देर तक वो सोफे पर सटर पटर करती रही। फिर ध्यान से बिस्तर पर सोते हुए गुरु को देखा। हाय, मेरी तो थोड़ी देर में ही हालत खराब हो गई। यह नमूना कैसे सोता होगा? ऊपर से यह मरियल सा कंबल। मेरी हड्डियां तो ठंड के मारे कीर्तन करने लग गईं। जब पूरा इत्मीनान हो गया कि गुरु सो चुका है, चुपचाप उठी और माया की दूसरी तरफ रजाई में दुबक गई। गुरु तो आंखें बंद करने का नाटक कर रहा था। माया की हरकत पर मुस्कुरा दिया और थोड़ी देर में नींद के आगोश में चला गया। रोजमर्रा की तरह सुबह जल्दी उठा, नहाकर पर्दों को किनारे किया तो पाया माया वहां नहीं है। क्या सोच रहे गुरु? पीछे माया खड़ी थी, कॉफी लेकर। तुम क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? कल कहा तो था कॉफी मैं बनाया करूंगी, बैठे बैठे मोटी हो जाऊंगी। तो मेरे साथ रेस्टोरेंट का काम क्यों नहीं देखती? सोच कर बताती हूँ। मैं तैयार हो जाता हूँ, आज थोड़ा जल्दी निकलना है। माया अभी कमरे से बाहर निकली ही थी कि गुरु चिल्लाया, बीबी। छाया डर के उठ गई। दादी भी ऊपर ही आ रही थी। वो भी माया के साथ कमरे में आ गई। देखा तो सारे कपड़े अलमारी से नीचे गिरे पड़े हैं, गुरु के पाँव के पास। दादी, गुरु क्या हुआ? दिख नहीं रहा दादी आपको? इस गति को अलमारी में कपड़े रखने भी नहीं आते, बस ठूस दिए थे। मैंने जैसे ही अलमारी खोली सारे नीचे गिर गए। गधा किसको बोला तुमने? गधे होगे तुम। मैंने इतनी मेहनत से कपड़े जमाए थे, मुझसे नहीं होगा दोबारा। तुम ढंग से अलमारी नहीं खोल सकते थे। अपनी गलती तो मानोगी नहीं, बस हाथ और मुंह चलाने में माहिर हो। मैं नहीं करूंगी दोबारा सफाई। मुझसे नहीं होता ये सब। तुमने गिराए हैं, तुम ही दोबारा से रखोगे। चुप करो तुम दोनों, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब मैं सुबह को बोल दूंगी, वो सब ठीक कर देगी। बहू, तुम नाश्ता तैयार करो और तुम अपना मुंह बंद। गुरु, देखते नहीं बच्ची डर गई है। दादी ने छाया को गोद में उठाया और चली गई। माया, तुम मिलना मुझे शाम को, तब बताती हूँ तुम्हें गधा कौन है। शाम की क्या जरूरत है, अभी बता देता हूँ। तुम हो गधी। माया गुस्से में बाहर चली गई और गुरु तैयार होने लग गया। दोपहर में अचानक गुरु घर वापस आया तो देखा माया कमरे में खिड़की के पास खड़ी होकर कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो बीबी? गुरु ने उसके कान के पास आकर कहा। वो डर गई और मुड़ी तो गुरु ने पाया वो रो रही थी। घबराकर पूछा, क्या हुआ माया? कुछ नहीं, संक्षिप्त सा उत्तर दिया उसने। नहीं, कुछ तो हुआ है, बताओ मुझे। तुम मुझे बता सकती हो। गुरु, जिंदगी ऐसी क्यों है?
मैं कब तक हर चीज से भागती रहूंगी और कब तक जिंदगी मुझे भगाती रहेगी। आंसू पोंछते हुए वो बोली। गुरु से पकड़कर सोफे पर बिठाकर, बीबी अपनी नाक पोंछो, लाल हुई पड़ी है, और फिर बताओ। आज मेरे पापा से बात हुई है। अनुज भैया और नंदिता की शादी हो गई। मैं कितनी अभागी हूँ, भाई की शादी भी ना देख पाई, घर भी नहीं जा सकती। मेरी माँ मुझसे नफरत करती हैं। क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? क्यों कोई मेरा अपना नहीं है? किसने कहा कोई तुम्हारा अपना नहीं है? मैं हूं ना, तुम्हारा सारा का सारा। माया दर्द भरी आंखों से गुरु को देखने लगी और रोते हुए उसके गले लग गई। आंसुओं ने गुरु की सारी शर्ट भिगो दी। बस करो बीवी, बाढ़ लाने का इरादा है क्या? मेरी सारी शर्ट भिगो दी कहीं नाक से। माया गुस्सा करते हुए, जाओ मैं नहीं बोलती तुमसे, और गुरु की तरफ पीठ करके बैठ गई। गुरु, सुनना बीवी। सुनती क्यों नहीं? क्या अलमारी सफाई से जमा दी गई है? तुम बस ये पता करने घर वापस आए हो? वो चिढ़ते हुए बोली। बस ये पता नहीं, मैं घर इसलिए आया था कि मैं तुम्हें कुछ दिखा सकूं। वो कुछ जिसके लिए तुमने मुझसे गाल पर निशान छपवाया था। माया मुड़कर, सच में? तुम मुझे वो बंद कमरा दिखाओगे? वो बंद कमरा नहीं, मेरी माँ की यादें हैं। आज मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाऊंगा। वो भी तो देखें मैंने किस नमूने से शादी की है। गुरु माया को अपने साथ ले गया। गुरु ने कमरा खोला और माया को अंदर ले गया। लाइट जलाई। माया सब देखकर हैरान रह गई। कितना खूबसूरत कमरा है ये। रंग भरी दीवारें, हर एक चीज करीने से रखी हुई। दीवार पर एक खूबसूरत तस्वीर। ओह, क्या भला की खूबसूरत है। ये मेरी माँ है बीबी, मेरी माँ चांद से भी ज्यादा खूबसूरत। गुरु रो दिया। माया उसका हाथ थामकर, तभी सोचूं गुरु तुम इतने दिलकश क्यों हो? माँ पर गए हो? पागल, आंसू पोंछ लो। तुम इतनी खूबसूरत और जहीन इंसान के बेटे हो। जलन हो रही है तुमसे। आज तुम्हें गौर से देखने को जी चाहता है। माया जाने कैसे बोल गई। गुरु, गौर से देखो चाहे प्यार से देखो, तुम्हें रोका किसने है? सिर से पांव तक तुम्हारा हूँ, सारा का सारा। अब माया को समझ आया वो जल्दबाजी में क्या बोल गई। शर्माकर गुरु का हाथ छोड़ दिया। फिर गुरु ने उसे अपनी माँ की सारी यादें दिखाई। गुरु, तुम अपना कमरा ऐसा क्यों नहीं बनाते? इतना खूबसूरत, सफेद और शांत क्यों रखा है उसे? ऐसा लगता है जैसे मैं किसी वीराने में रह रही हूँ। ना कोई तस्वीर, ना कुछ, खालीपन लगता है वहां। मैं भी अब वही चाहता हूँ, मगर उस दिन जब मेरी बीवी पूरी की पूरी मेरी हो जाएगी। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। रहने दो, समझना बूझना। तुम अब आराम करो। ये लो चाबी, जब दिल करे इसे बंद कर देना। आज से ये कमरा तुम्हारा भी हुआ। गुरु से हैरानी में वहां छोड़कर चला गया। माया काफी देर तक गुरु की माँ की तस्वीर को निहारती रही। फिर कमरा बंद करके दादी, सुबी, छाया और रानी के पास चली गई। राम दिन भी साथ हो लिया। काफी देर तक सब फालतू की गप्पे हाँकते रहे, फिर अपनी राह हो लिए। शाम को माया किचन में सुबी के साथ रात के खाने की तैयारी कर रही थी। रानी माँ, दादी और छाया हॉल में थे। छाया इधर उधर भाग रही थी। अचानक से वो प्रतिभा जी से टकरा गई और प्रतिभा जी के हाथ से उनका फोन नीचे गिर गया। वो जोर से चिल्लाई, बेवकूफ लड़की, अंधी है क्या? आवाज सुनकर माया भागते हुए आई। सबका ध्यान दरवाजे पर चला गया। सॉरी आंटी। सॉरी की बच्ची। प्रतिभा जी ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि माया ने कलाई पकड़ ली। प्रतिभा गुस्से से, जादूगरनी, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा हाथ पकड़े? तुझे और तेरी बेटी को इस घर से बाहर ना फेंकवाया तो? माया प्यार से, मेरी प्राणों से प्यारी छोटी सासू माँ। पहली बात, मैं गुरु नहीं हूँ जो सिर झुकाए सब सुनूंगी। दूसरी बात, इस घर पर आपसे ज्यादा मेरा हक है, तो फेंकवाने वाला जुमला दोबारा ना दोहराएं। और तीसरी बात, अगर आइंदा से मेरी बच्ची पर हाथ उठाया तो दाहिना हाथ तोड़कर बाएं में थमा दूंगी। तू होती कौन है मुझसे इस तरह बात करने वाली? प्रतिभा जी गुस्से में बोली। मैं? ओ, मैं? तो सुने, मेरा पूरा नाम है माया गुरुदेव खत्री। सुनाई दिया या बहरी हैं आप? दादी, सुबी और रानी माँ माया की हिमाकत की मनी मन दाद दे रही थी, जानबूझकर बीच में नहीं पड़ रही थी। ए लड़की, जुबान संभाल कर बात कर। प्रिय सासू माँ, कैसे संभालते हैं जुबान?
मुझे सिखा दीजिए, मुझे नहीं आती जुबान संभालनी। कमबख्त फिसलती बहुत है ये जुबान। रात के समय खाने की टेबल पर गुरु का फ़ोन बजा। जी पापा, पापा आप चिंता ना करें, मैं बात करता हूँ। मैंने कहा ना आपसे, मैं अपने तरीके से बात कर लूँगा। आप अपना ध्यान रखें और हो सके तो जल्द घर वापस आएं। माया समझ गई। उसके हाथ खाने की प्लेट पर चलते चलते रुक गए और वह अपनी उंगलियों से प्लेट पर आड़े तिरछे नक्शे बनाने लगी। आज तो मेरी बारी आई, बुरी वाली। खड़ूस सासू माँ ने मेरी शिकायत कर ही दी। उसकी तो अब मैं पहलवान के सवालों का क्या जवाब दूं और कैसे दूं। ऐसा करती हूँ, खिसक लेती हूँ यहाँ से। सबके सामने डांट खाने से तो अच्छा है अकेले में खाओ। यह मुझे दो सुनाएगा तो वहाँ इसको आसानी से चार सुना सकती हूँ। मेरा हो गया दादी, मैं कमरे में जा रही हूँ। सुबह तुम छाया को खाना खिलाकर मेरे पास ले आना। माया ने कुर्सी पर से उठते हुए बोझिल मन से कहा। गुरु प्यार से उसका हाथ पकड़कर, ऐसे कैसे हो गया? अभी तुमने खाया ही क्या है? भूखे पेट नींद अच्छे से नहीं आती है। बैठो, कमरे में इकट्ठे चलेंगे। दादी, क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम दोनों? दादी, मुझे खिचड़ी पसंद नहीं है। खिचड़ी तो इसने पकाई है ना आज। क्या क्या रायता फैलाया और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। कष्ट करेंगे दादी बताने का। दादी के बोलने से पहले माया मुंह लटकाकर बोली, मैंने कुछ नहीं किया। बीबी, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो और सच बताओ, तुमने क्या क्या किया। कुछ नहीं, वो रुआंसी होकर बोली। गुरु थोड़े गुस्से से, मैंने कहा इधर देखो। उसने माया का चेहरा थोड़ा ऊपर किया और मेरी आंखों में देखकर बात करो। माया गुरु की आंखों में झांकने लगी। उफ, ये हिरनी सी चंचल आंखें, कौन ना डूब मरे इनमें। वह भी डूब गया आंखों की गहराई में और सब भूल गया। ये तो भला हो सुबह का जो बीच में बोल पड़ी। गुरु भाई, माना जीजी की आंखें बहुत खूबसूरत हैं। कमरे में निहार लेना, यहाँ और लोग भी बैठे हैं। जितनी तैराकी करनी होगी कमरे में कर लेना। गुरु झेप गया और देखो माया, छोटी माँ थोड़ी गुस्सैल है मगर हमसे बड़ी हैं। तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मगर गुरु, उन्होंने भी तो, मैं मानता हूँ माया वह गलत है, मगर तुम भी गलत हो जाओ, ये कहाँ तक सही है। छोड़ो, जो बीत गई सो बीत गई। कल सुबह उनको सॉरी बोल देना। ठीक है, तुम कहते हो तो बोल दूंगी, कहकर वह फिर से कुर्सी पर बैठ गई और खाना खाने लगी। अरे, तुम्हारा तो हो गया था, गुरु उससे छेड़ते हुए बोला। नहीं हुआ था, मैं तुम्हारी वजह से उठी थी। मुझे अभी और खाना है। सब लोग हंस पड़े। खाना खाते हुए माया, सुनो ना गुरु, छाया को किसी अच्छे स्कूल में एडमिट करवाना पड़ेगा। ठीक है बीबी, मगर थोड़ा रुक जाओ, अभी सर्दियां हैं, अभी रहने दो। फिर मैं मेरी गर्लफ्रेंड को किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा दूंगा। कहती तो है कुछ समय तक मेरे साथ है, मगर हक ऐसे जताती है जैसे जन्मों से मुझे जानती हो। ओके मेरा बच्चा, सोने चलना है। माया खाना खाने के बाद छाया से, नहीं मम्मा, आज बड़ी दादी के पास सोना है, आप पापा के साथ सो जाओ। सुबह, कितनी समझदार है हमारी छुटकी। जाओ जाओ गुरु भाई, सोने का वक्त हो गया है। सुबह, तू कम बोला कर और सोच समझ कर बोला कर, गुरु ने उसके कान खींचते हुए कहा। हम क्या गलत बोले गुरु भाई, रात हो गई है, रात को सोते ही तो हैं। वह अलग बात है, कुछ लोग नहीं सोते। माया को मानो सांप सूंघ गया। आज फिर ये पहलवान, भगवान मेरी रक्षा करना। अगर इसने ऐसा वैसा करने की सोची भी तो आज इसका खून कर दूंगी। बचा लेना भगवान इसको मेरे कहर से, नहीं तो आज इसका खून होना पक्का है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।